हेलो स्टूडेंट्स, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। जो कॉम्बिनेशन हमने सीरीज और पैरेलल रेजिस्टेंस के अंदर पढ़े थे, ऐसे ही हम सेल भी पढ़ेंगे बेटा, सीरीज के अंदर और पैरेलल के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हमने मिक्स रेजिस्टेंस पढ़ा था कॉम्बिनेशन का, ऐसे ही यहाँ पे भी पढ़ेंगे हम। तो स्टार्टिंग करते हैं बेटा सेल इन सीरीज के साथ। मींस सीरीज में हम सेल को कैसे कनेक्ट करेंगे। ये हमारे पास एक सेल है जिसका ईएमएफ E1 और इंटरनल रेजिस्टेंस हमने R1 कंसीडर कर लिया। ऐसे ही यहाँ पे जब हम कनेक्ट कर रहे होंगे तो इसका नेगेटिव नेक्स्ट सेल का पॉजिटिव के साथ कनेक्ट करेंगे, मींस E2 और ये R2। इस टाइप से हम इसको प्रॉपर कनेक्शन करेंगे बेटा। अगर आपने ऐसे जोड़ दिया तो सेल ऐसे ही सीरीज के अंदर रॉन्गली कनेक्टेड हो गया। ठीक है, तो आपने कैसे जोड़ना है, इस टाइप से आपने सीरीज के अंदर जोड़ना होता है। क्लियर है बात? अच्छा, अब हमने एक बात बता है कि जो करंट रहता है वो सीरीज के अंदर क्या रहता है, सेम रहता है। करंट इन सीरीज रिमेन्स सेम, मींस जो यहाँ पे करंट है वही करंट यहाँ पे है और वही करंट यहाँ पे है। लेकिन जो पोटेंशियल होता है वो क्या हो जाता है बेटा, डिवाइड हो जाता है, V इजिकल टू V1 प्लस V2 हो जाता है। अब आपने जो इंटरनल रेजिस्टेंस पढ़ा था सेल का, मींस यहाँ क्या था, ये E था और ये R था इंटरनल रेजिस्टेंस, ये हमारे पास क्या था, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस था। तो जो I उससे जो हमने निकाला था V की वैल्यू, तो V क्या आ गई थी हमारे पास, E माइनस में I इंटू R आ गई थी बेटा। तो यहाँ अगर हम लिखें V इजिकल टू E माइनस आई R लिखें, तो ये V क्या लिखेंगे, E1 माइनस I तो क्या है, सेम ही है, इंटू में R1 प्लस E2 माइनस I इंटू में R2 हो जाएगा। मींस अगर इसको कनेक्ट करो, ईएमएफ को अलग से कनेक्ट कर रहे हैं, तो E1 प्लस E2 माइनस I इंटू में क्या आ गया बेटा, R1 प्लस R2 आ गया। तो ये आ गया हमारे पास E माइनस I1। तो अगर आप ये E इक्विवेलेंट बोल दें हम, तो E इक्विवेलेंट किसके इक्वल आ गया, समेशन ऑफ ईएमएफ। तो सीरीज में हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं कि अगर सेल सीरीज में कनेक्टेड हैं तो उनकी ईएमएफ भी क्या हो जाती है, एड अप हो जाती है। ऐसे ही इसके साथ कंपेयर करें तो ये हम क्या कंसीडर करें बेटा, R इक्विवेलेंट कंसीडर करें। तो इसका मतलब जो R इक्विवेलेंट है दैट इज R1 प्लस R2। सिर्फ क्या किया आपने, कंपैरिजन किया, मींस R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, R1 प्लस R2। अगर आप इसको जनरलाइज करो कि हमारे पास n सेल्स हैं, तो इन दैट केस जो E इक्विवेलेंट होगा दैट इज इक्वल टू E1 प्लस E2 अप टू में En आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, सभी सेल्स का हमने ईएमएफ क्या कर दिया, ऐड कर दिया। ऐसे ही हमने जो R इक्विवेलेंट निकाला, सभी ईएमएफ का, सभी जो सेल्स हैं उनका क्या कर दिया, रेजिस्टेंस भी हम ऐड अप कर देंगे, तो प्लस कितना हो जाएगा बेटा, Rn हो जाएगा। क्लियर है बच्चे? तो हमें एक चीज का तो पता लग गया कि ईएमएफ की अगर आप बात करो तो ईएमएफ भी ऐड हो रही है सीरीज के अंदर, और जो रेजिस्टेंस है वो भी क्या हो रहा है, इसके अंदर ऐड हो रहा है। क्लियर है बच्चे? तो हम क्या निकालें, अगर करंट निकालें तो करंट हमारे पास क्या आएगा बेटा, करंट इससे देखो, अगर आप करंट निकालो तो V प्लस आई आर इजिकल टू क्या आ जाएगा, E आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ गया, जो करंट आएगा, तो एक्चुअल में ईएमएफ जो करंट आएगा, करंट क्या है, ईएमएफ डिवाइड बाय में इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आ जाएगा, है ना। मींस हमने यहाँ पे क्या किया है, यही तो क्या, इसके अक्रॉस जब आपने पोटेंशियल ड्रॉप निकाला तो वो क्या था, इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ईएमएफ के, तो उसके कोरस्पोंडिंग हमने यहाँ से कैलकुलेट किया था। तो यहाँ क्या आ जाएगा, I इज इक्वल टू E इक्विवेलेंट डिवाइड बाय में R प्लस R क्या है, अगर आप इसके साथ में कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जोड़ रहे हो तो उसकी बात कर रहे हैं R, प्लस में जो R इक्विवेलेंट हमारे पास ये आया है, तो ये इसके कोरस्पोंडिंग क्या आ जाएगा बेटा, हमारे पास करंट की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर बच्चे? अब क्योंकि अगर आप पैरेलल में पढ़ रहे होगे या मिक्स ग्रुपिंग में पढ़ रहे होगे, तो जो हमारे पास डिफरेंट सेल्स हैं इनमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, लेकिन अब सीरीज में तो नहीं आ रही। जैसे हम आइडेंटिकल केस की बात करते होते हैं, तब हम आइडेंटिकल केस की बात कर रहे होते हैं। तो आइडेंटिकल केस अगर हम बनाएं तो E इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, एक सारी सेल आइडेंटिकल हैं, तो E1 इज इक्वल टू E2 इज इक्वल टू
ई एन इज इक्वल टू कितना मान लिया बेटा हमने, ई मान लिया। और रेजिस्टेंस जो इंटरनल रेजिस्टेंस है R1 R2 Rn सब के हमने क्या मान लिया, R मान लिया। क्लियर है? तो ई इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा हमारे पास, एन ई आ जाएगा, और R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा हमारे पास, एन आर आ जाएगा, क्योंकि हमने जस्ट क्या करना है, इनका एडअप करना है। और जो करंट की वैल्यू होगी दैट इज इक्वल टू एन ई एम एफ डिवाइड बाई में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, करंट की वैल्यू आ जाएगी इफ सेल्स आर आइडेंटिकल, इन दैट केस ओनली। ये हमारे पास ये सिचुएशन करिए। अब देखो बेटा, अगर हमने क्या किया, इस R की वैल्यू ग्रेटर देन एन आर है ना, पहला केस हम डिस्कस कर रहे हैं कि भाई इस R की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन एन आर है। तो इन दैट केस क्या होगा कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ये मतलब हुआ ना कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ग्रेटर देन क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस मच मच ग्रेटर देन इंटरनल रेजिस्टेंस। तो I की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, एन ई डिवाइड बाई में। देखो ये अगर ज्यादा बड़ा है तो इसको हम क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगी, डिवाइड बाई R आ जाएगी। तो अगर आप एक सेल का स्ट्रक्चर बनाते, एक सेल का स्ट्रक्चर बनाते, तो एक सेल का स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से होता, ये E होता, ये R होता, और यहाँ पे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होता। तो I की वैल्यू जो आती है आपके पास E डिवाइड बाई में R प्लस R आती। और हमने क्या क्या रखा है कि ये R ग्रेटर देन किससे है, इंटरनल रेजिस्टेंस से। तो I इज इक्वल टू क्या आता है आपके पास, E बाई में R आता है। अब एक सेल के कंपैरिजन में आप देख रहे हो इसकी वैल्यू कितने टाइम्स आ रही है, n टाइम्स आ रही है। मींस अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ग्रेटर देन है किससे, इंटरनल रेजिस्टेंस से, तो उस केस में हम क्या कह सकते हैं बेटा कि जो करंट फ्लोइंग होगा दैट विल बी n टाइम्स द करंट फ्लोइंग थ्रू द सिंगल सेल। एक सिंगल सेल के कंपैरिजन में कितना करंट फ्लो हो रहा है बेटा, n टाइम्स करंट फ्लो हो रहा है यहाँ पे। क्लियर है बात? अच्छा, अब अगर हम दूसरे केस की बात करें कि R लेस देन एन आर है, अगर हमारे पास क्या है, R की वैल्यू लेस देन एन आर है, तो इन दैट केस I इज इक्वल टू क्या होगा हमारे पास, एन ई डिवाइड बाई में। ये क्या कर सकते हैं हम, नेग्लेक्ट कर सकते हैं, मींस एन आर हो जाएगा, एन से एन कैंसिल, तो क्या आ गया हमारे पास, ई बाई में आर आ गया। वही इसकी बात करें अगर, तो यहाँ ये कंडीशन हमने जो लगाई I इज इक्वल टू ई बाई आर, तो अगर हम यह कंडीशन लगाएं कि R लेस देन एन आर, तो उस केस में क्या हो जाएगा, I E डिवाइड बाई में, ये तो क्या हो जाएगा, नेग्लेक्ट हो जाएगा, E बाई में क्या बच जाएगा, R बच जाएगा। मतलब कि अगर आपकी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, तो इन दैट केस कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उतना ही करंट एक सिंगल बैटरी से आ रहा था, उतना ही करंट मल्टीपल बैटरी से आ रहा है। कब, जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है। ठीक है, क्लियर बच्चे? तो यहाँ पे हमारे पास जो I की वैल्यू आएगी वो कितनी आई, E बाई आर आई। तो हमें क्या चाहिए बेटा कि भाई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या हो, मतलब अगर इंटरनल रेजिस्टेंस ही बहुत ज्यादा हो गया, मींस जो बैटरी है हमारे पास वही क्या कर रही है, ज्यादा करंट खा रही है, मींस ज्यादा रेजिस्टेंस उसी का हो रहा है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, वर्स्ट कंडीशन हो जाएगी हमारे पास, ये करंट इस टाइप से बहुत कम हो जाएगा। अच्छा, अब उसके बाद देखो बेटा कि अगर बाई चांस मान लिया ये सेल रोंगली कनेक्टेड होगी, तो व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस एंड ईएमएफ। ठीक है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब सीधी सी बात है, जैसे मैं यहाँ पे इसका इफेक्ट दिखा रहा हूं कि सिंपल सी बात है, ये इस टाइप से 4 सेल मान लिया, हर एक का ईएमएफ E, रेजिस्टेंस R, E R E R E R। ठीक है, तो अब ये बताओ कि ईएमएफ क्या होगी, इसकी ईएमएफ क्या होगी बेटा, ईएमएफ तो क्या हो जाएगी, 4E हो जाएगी, क्योंकि सेल सीरीज में है तो हमने क्या कर दिया, ईएमएफ को जोड़ दिया। अच्छा, अब रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट की बात करोगे तो रेजिस्टेंस भी क्या हो रहा है, एड अप हो रहा है सिंपल, तो कितना आ जाएगा, 4R आ जाएगा यहाँ पे, है ना। अच्छा, अब हमने क्या किया कि ये सेल
गलती से ऐसे कनेक्ट कर दी, ये सेल हमने ऐसे कनेक्ट कर दी, मींस अब भी वही है, ER है सारी की सारी। तो अब जो EMF होगा वो देखना कितना आएगा। अब जो EMF देखो, इसका EMF E था, इसका भी E था, इसका भी E था, इसका भी E था, सबका क्या कर दिया हमने, एडिशन कर दिया, तो हमारे पास क्या आ गया था, 4E आ गया था। अब हमने क्या किया बेटा कि इसका E मानना, तो इसका क्या मानना पड़ेगा, -E मानना पड़ेगा, क्योंकि ये ऐसे था तो अब उल्टे कर दिया हमने रिवर्स, तो इसका क्या हो गया, -E हो गया, ये E हो गया, ये E हो गया। तो अब EMF कितना आया, 2E आया। और व्हाट अबाउट रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि चाहे आप उल्टा लगाओ चाहे सीधा लगाओ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पोजीशन जितना है उसका वही रहेगा। तो EMF जो R इक्विवेलेंट आएगा वो कितना आएगा, अब भी 4R आ जाएगा। तो EMF में क्या है बेटा, चेंज आया है, रेजिस्टेंस में कोई चेंज नहीं आया हमारे पास। क्लियर है। अब जो EMF में कितना चेंज देखने को मिला, अगर ये मान लिया हम N कहीं, NE कहीं, तो ये कितना आ गया, N-2E आ गया, है ना। मींस इफ सिंगल सेल इज कनेक्टेड रॉन्गली, सिंगल सेल इज कनेक्टेड रॉन्गली, तो इन दैट केस रॉन्गली, तो इन दैट केस जो EMF में चेंज है, नई EMF होगी वो कितनी बन जाएगी बेटा, N-2 टाइम्स E बन जाएगी। मतलब एक है तो क्या कर रही है वो, मतलब खुद का ऐड नहीं कर रही, अब इसका और लेके बैठ रही है ये, ठीक है। तो सीधी सी बात है, ये आपस में क्या हो जाते हैं, कैंसल आउट हो जाते हैं। तो यहाँ EMF क्या बचा, N-2 टाइम्स EMF बचा। क्लियर है बच्चे, ठीक है। तो इस टाइप से हम इसके ऊपर बेस जो भी न्यूमेरिकल्स होंगे वो सोल्व आउट करेंगे। जैसे हमने माना यहाँ पे कि एक सर्किट बना रहा हूं, उस सर्किट में मैंने क्या लिखा बेटा, इस टाइप से एक सेल है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस ये है, एक सेल ये है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस ये दे रखा। ये मान लिया, कोई भी सेल मान ली हमने, ये 10 वोल्ट की मान ली और इसका रेजिस्टेंस हमने 2 ओम मान ली, ठीक है। ये कितने की मान ली, 20 वोल्ट की मान ली और इसका रेजिस्टेंस हमने कितना मान लिया, 1 ओम मान लिया, ठीक। आपने क्या किया, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ इसको कनेक्ट कर दिया, 7 ओम का हमने क्या मान लिया, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस मान लिया। तो कैलकुलेट द करंट फ्लोइंग थ्रू दिस सर्किट, कैलकुलेट द करंट फ्लोइंग थ्रू दिस सर्किट, इस सर्किट से कितना करंट फ्लो हो रहा है वो आपने कैलकुलेट करना है, ठीक बेटा। तो अब एक बात बताओ, सीधी सी बात है, ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस सारे किस में काम कर रहे हैं बेटा, सीरीज में काम कर रहे हैं। मींस अगर आप इसको कन्वर्ट करो तो ये सर्किट कितने में कन्वर्ट हो जाएगा, जैसे EMF है, EMF को आप क्या कर दो, ऐड कर दो, मींस कितना हो गया, ये 30 वोल्ट हो गया। अब ये EMF क्या बन गया, 30 वोल्ट बन गया। और जो रेजिस्टेंस है वो भी क्या कर दिया हमने, ऐड कर दिया, तो इंटरनल रेजिस्टेंस भी क्या हो गया, यहाँ पे ऐड हो गया, 2 और 1, क्योंकि सिंपली ऐड होते हैं बेटा सीरीज के अंदर। तो ये सर्किट हमने बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में रिड्यूस कर दिया इसकी। तो अब करंट आसानी से बता दो, करंट क्या होता है, V डिवाइड बाई में E डिवाइड बाई में R प्लस R, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस, कितना हो गया बेटा, 3 एम्पियर इसके अंदर से करंट फ्लो हो रहा है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, करंट कैलकुलेशन आ गई इस सर्किट में, क्योंकि ये दोनों सेल्स किस में जुड़ी थी, आपस में सीरीज के अंदर कनेक्टेड थी। क्लियर बच्चे, ठीक है। अब जैसे इसी के ऊपर और ये चीजें आपने ध्यान रखनी है कि जो सेल है सीरीज के अंदर Ne हो जाता है, रेजिस्टेंस Nr हो जाता है, तो I की वैल्यू क्या आ जाती है बेटा, Ne डिवाइड बाई में R प्लस R। कई बार इसमें पावर भी पूछ लेते हैं, पावर क्या होती है, I स्क्वायर R होती है ना। पावर क्या होती है बेटा, I स्क्वायर R होती है। मींस हम क्या कर देंगे, अब I स्क्वायर मींस Ne डिवाइड बाई में R प्लस Nr का होल स्क्वायर इंटू R कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगी, इसकी पावर आ जाएगी। तो नॉट ए बिग डील, आपको करंट कैलकुलेट करना आ रहा है तो उसका स्क्वायर करके R से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आ जाएगी हमारे पास, पावर आ जाएगी। ठीक है बच्चे, चलो इसके ऊपर और न्यूमेरिकल्स देखते हैं एक आध। जैसे हमने
मान लिया n आइडेंटिकल सेल है, ठीक बेटा, n आइडेंटिकल सेल है, हर एक का जो पोटेंशियल ईएमएफ है वो दे रखा मान लिया 5 वोल्ट, ठीक है, हर एक का पोटेंशियल कितना दे रखा बेटा 5 वोल्ट दे रखा है, और इंटरनल रेजिस्टेंस हमने R मान लिया, ठीक है। अच्छा, अब अगर ये आप सर्किट में जोड़ रहे हो विद एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ठीक है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना मान लिया हमने 5 ओम ही मान लिया, तो उस सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है बेटा 10 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। इस टाइप से हमने कोई स्टेटमेंट बना ली कि भाई हमारे पास n आइडेंटिकल सेल थी, हर एक सेल का ईएमएफ 5 वोल्ट था, इंटरनल रेजिस्टेंस R था, और उसको हमने किससे जोड़ दिया 5 ओम से जोड़ दिया। इस टाइप से हमने किससे जोड़ दिया 5 ओम से जोड़ दिया, तो उस सर्किट के अंदर करंट कितना फ्लो हो रहा है बेटा 10 एम्पियर करंट इसमें से फ्लो हो रहा है। ये बात कही है इसने, मींस n आइडेंटिकल सेल है तो हम क्या बना लें, इसकी एक सेल बना लेंगे, मींस n आइडेंटिकल सेल सीरीज में है कनेक्टेड। कैसे कनेक्टेड है वो, सीरीज में कनेक्टेड है, तो सीरीज में कनेक्टेड है तो 5 n आइडेंटिकल है, तो ईएमएफ क्या बन जाएगी 5n हो जाएगी, क्योंकि हमने क्या कर दिया 5 को n टाइम्स जोड़ दिया, तो क्या आ गई हमारे पास 5n वोल्ट की एक बैटरी आ गई, ठीक है। अच्छा, अब उसका रेजिस्टेंस R है, तो उसका टोटल जो हमने कंबाइंड सेल बनाई उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा n इंटू R हो जाएगा। सिंपल सी बात है ना बेटा, क्योंकि देखो आपने इतनी सेल का कंबाइन करके एक सिंगल सेल बना दी, वो सिंगल सेल क्या बन गई इस टाइप से बन गई, क्योंकि हमने पूरी इन सभी को क्या कर दिया एक उसके अंदर कन्वर्ट कर दिया। जैसे हमारे पास n आइडेंटिकल सेल हैं तो कितना लिख देंगे उसके बराबर n ही लिख देंगे, यही तो क्या होता है इक्विवेलेंट होता है ना, तो ये बना दिया। दूसरे पार्ट में स्टेटमेंट में क्या कहा गया कि अगर एक सेल रॉन्गली कनेक्टेड होगी, ठीक है, इफ वन सेल इज रॉन्गली कनेक्टेड, गलती से कनेक्ट होगी दूसरे वे में, सारी कंडीशन यही है, ठीक है, तो करंट कितना हो गया 10 ओम की बजाय मान लिया 10 एम्पियर की बजाय कितना करंट फ्लो हो गया 6 एम्पियर करंट उसमें से फ्लो होने लग गया। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ n, फाइंड द वैल्यू ऑफ n, आपने क्या करना है n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो कैसे करोगे बेटा, सीधी सी बात है, एक पहली कंडीशन लगा देंगे फिर दूसरी कंडीशन लगा देंगे। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन जो करंट है वो क्या होगा E डिवाइड बाई में R प्लस R, मींस I कितना दे रखा है 10 दे रखा है, EMF कितनी होगी बेटा 5n होगी, है ना, डिवाइड बाई में R कितना है कैपिटल R की जगह पे क्या आ जाएगा 5 प्लस स्मॉल r की जगह पे क्या लिख दिया बेटा nr लिख दिया। तो हमारे पास एक इक्वेशन ये आ गई बेटा, क्लियर है। अच्छा, अब दूसरी की बात करें, अगर हम दूसरी में क्या कहा, एक सेल रॉन्गली कनेक्टेड, एक सेल को अगर आपने रॉन्गली कनेक्टेड कर दिया है तो वो n-2 ही हो जाती है, तो n-2 इंटू क्या हो गया 5 हो गया, मींस नया ईएमएफ कितना बन गया ये बन गया, है ना, तो n-2 ही था ना, तो n-2 e की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 5, डिवाइड बाई में r कितना है 5 ओम है। क्या रॉन्गली कनेक्शन से इंटरनल रेजिस्टेंस पे कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, तो 5 प्लस nr तो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, कितना करंट फ्लो हो रहा है इसमें से 6, मींस एक बार इससे करंट कैलकुलेट कर दिया, एक बार रॉन्गली कनेक्शन से कनेक्ट कर दिया, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास, ठीक है। तो हमारे पास क्या है बेटा 5n-2/6 इज इक्वल टू क्या आ गया 5 प्लस nr आ गया, है ना, ये इक्वेशन सेकंड आ गई। इसको मैं अगर थोड़ा सा और मॉडिफाई करूं तो 5n/10 इज इक्वल टू क्या आ गया 5 प्लस nr आ गया, है ना। तो दोनों को आप क्या करो कंपेयर करो तो आपके पास क्या आ जाएगी बेटा n की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ऐसे ही n की वैल्यू आने के बाद इसमें हम r की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सिंपल सी बात बची है कि दो इक्वेशन आ गई, दो वेरिएबल है, तो दोनों से हम क्या कर सकते हैं n की और r की वैल्यू भी क्या कर सकते हैं बेटा फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, जैसे हमने n आइडेंटिकल सेल,
एन आइडेंटिकल सेल ईच ऑफ ईएमएफ ई एंड इंटरनल रेजिस्टेंस क्या मान लिया हमने, आर मान लिया। ये हमने कंसीडर की सेल, और ये सेल आपस में सीरीज में कनेक्ट की, और इस टाइप से कनेक्शन हुआ इनका कि आपस में दे फॉर्म ए क्लोज लूप। उन्होंने क्या बना दिए कि क्लोज लूप बना दी इस टाइप से, ठीक है। मींस एन आइडेंटिकल सेल थी, ऐसे ऐसे हमने कनेक्ट की, तो कनेक्ट करने के बाद देखो इनका इंटरनल रेजिस्टेंस ये आर है, ये आर है, ये आर है ना, इस टाइप से। तो ये सारी की सारी आपस में कनेक्ट करते करते क्या बना दिया बेटा, हमने इसको सीरीज के अंदर इस टाइप से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। ये सारी सीरीज के अंदर क्या बना दी इन्होंने, एक क्लोज लूप बना दी इस टाइप से। तो अब इसमें क्या पूछा गया कि फाइंड द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ ईच सेल। हर एक सेल के कॉरस्पॉन्डिंग आपने पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है इसमें से। मींस देखो अब ये हमारे पास जो कंप्लीट सर्किट है, उसमें आपने क्या करना है, ईएमएफ ऐड कर देना है। मींस एन आइडेंटिकल सेल थी, सीरीज में है, तो सीरीज में ईएमएफ क्या हो जाएगी, जो नेट ईएमएफ आएगी वो क्या आ जाएगी बेटा, एन ई आ जाएगी। और जो हमारे पास रेजिस्टेंस होगा वो क्या आ जाएगा, एन आर आ जाएगा, है ना। मींस इस टोटल सर्किट में कितना करंट फ्लो हुआ दैट इज इक्वल टू एन ई डिवाइड बाई में एन आर आ जाएगा। मींस इसमें से कितना हुआ बेटा, आई आर, आई इज इक्वल टू ई बाई में आर करंट फ्लो हुआ। अब देखो बेटा सीधी सी बात है, हमें क्या निकालना है, पोटेंशियल ड्रॉप निकालना है इसके में। तो इसमें से करंट निकालना जरूरी था कि भाई इसमें कितना करंट जा रहा है, तभी तो हम इसमें से आई आर निकाल के इसका पोटेंशियल बता पाएंगे। तो इस जो ये वाला सर्किट है हर एक सेल को, तो हर एक सेल का यही तो सर्किट है सारा का सारा। मैं अलग से डिस्प्ले कर रहा हूं, यहाँ पे मैंने यहां बना दिया कि ये ईएमएफ हो गया, और ये हमारे पास रेजिस्टेंस हो गया, और ये हमारे पास टर्मिनल्स हो गए, ठीक है। और इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है बेटा, ई बाई आर करंट फ्लो हो रहा है। मींस यहां भी कितना करंट फ्लो हो रहा है, ई बाई आर। तो मैंने पहले ही बताया हुआ आपको कि पोटेंशियल ड्रॉप जब आप कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे ए पे कितना मान लिया हमने, पोटेंशियल वी ए मान लिया, क्योंकि करंट जो फ्लो हो रहा है दैट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो यहाँ हमने पोटेंशियल कितना मान लिया, वी ए मान लिया। यहाँ अगर पोटेंशियल वी ए है तो इन दैट केस ये टर्मिनल नेगेटिव, ये टर्मिनल पॉजिटिव, तो जब यहां आए होंगे तो पोटेंशियल क्या हुआ बेटा, इंक्रीज हुआ है। मींस यहां से पोटेंशियल हाई होया है, तो यहां से हमने क्या कर दिया, वी ए प्लस ई कनेक्ट कर दिया। अब उसके बाद क्या है कि यहां हाई है, देखो सेल ने बता दिया कि यहां से यहां इंक्रीज हुआ, भाई मैंने पोटेंशियल इंक्रीज किया, माइनस से प्लस किया, लेकिन यहां पे क्या है, करंट फ्लो हो रहा है इस वायर में से, इसमें से रेजिस्टेंस में। तो इसके अक्रॉस जब आप कैलकुलेट करोगे तो करंट पे यहाँ पे पोटेंशियल हाई हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, लो हो गया, क्योंकि करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो यहाँ पोटेंशियल कितना हुआ है, यहाँ पोटेंशियल का क्या हुआ बेटा, ड्रॉप हुआ है। मींस यहाँ पोटेंशियल कितना है, V इक्वल टू क्या होता है, I इंटू आर होता है। तो I कितना है, E बाई आर इंटू ये रेजिस्टेंस कितना है, R, तो कितना आ गया, माइनस ई आर। क्लियर है बच्चे, ठीक है। तो V प्लस E माइनस E, ठीक है, इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा, V प्लस E माइनस E इज इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ पे V B हो गया, है ना। ये यहाँ पे कितना आ गया, V B आ गया। तो VA माइनस VB इज इक्वल टू क्या आ गया, न्यूमेरिकल और करते हैं। तो इसमें क्या है, जैसे हमने कई बार ये होता है कि भाई सीरीज में हमें करंट ज्यादा ही मिलेगा या कम भी मिल सकता है, क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है उसकी, ठीक है। तो सीरीज में जरूरी नहीं कि आप जोड़ोगे तो करंट की वैल्यू आपको इंक्रीज्ड ही मिलेगी। तो अगर आप जो सेल्स जोड़ोगे वो अगर कंपेरेबल ईएमएफ की हैं तो आपको बेनिफिट होगा। अगर वो कंपेरेबल ईएमएफ की नहीं है, एक ज्यादा बड़ी ईएमएफ की है और एक छोटे ईएमएफ की है, तो उस केस में आपको क्या मिलेगा, लॉस मिलेगा, थोड़ा सा करंट की वैल्यू डिक्रीज होके मिलेगी। एक्चुअल में क्या हुआ, जैसे हम कंसीडर कर रहे हैं कि यहाँ एक ईएमएफ 200 वोल्ट की एक सेल है, ठीक है, और इसके साथ इसका इंटरनल रेजिस्टेंस हमने मान लिया, कितना ही मान लो 2 ओम इसका रेजिस्टेंस मान, ठीक है। अच्छा, एक सेल ये पड़ी है बेटा हमारे पास जिसका ईएमएफ 2 वोल्ट है और इंटरनल रेजिस्टेंस हमने कितना मान लिया, यहाँ पे 1 ओम मान।
क्लियर है बच्चे? तो अब हमने क्या किया, पहले इसको एक्सटर्नल डिवाइस से जोड़ दिया जिसका रेजिस्टेंस कितना था, 8 ओम था, हमने यहाँ पे लगा दिया। तो सीधी सी बात है, इसमें से करंट कितना फ्लो हो रहा है बेटा, ईएमएफ डिवाइड बाय में इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, 20 एम्पियर इसमें से करंट फ्लो होगा। अब आपने क्या किया, इसके साथ में सीरीज कनेक्शन और लगा दिया। मींस आपने देखा कि भाई इसको यूज में ले लेते हैं, ये बेकार में पड़ी है, तो इसको और आपने लगा दिया। यहाँ पे 1 ओम हो गया, ये 2 वोल्ट हो गया, ये 2 ओम हो गया, और ये कितना हो गया बेटा, 200 हो गया। और यहाँ आपने क्या कर दिया, इसके साथ में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 8 ओम लगा। क्लियर? तो अब हमारे पास जो आई होगा वो कितना होगा, 202 डिवाइड बाई में कितना हो जाएगा बेटा, 8 + 3 11, तो 11 1 8 पॉइंट समथिंग एम्पियर। ठीक है, मतलब ये तो लगभग कितना आया, 18 एम्पियर आया। ये कितना आया बेटा, 20 एम्पियर आया। मींस पहले वाले में अगर ना लगाते इसको तो हमें क्या मिल रहा था, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के अक्रॉस ज्यादा करंट मिल रहा था। अब क्या मिल रहा है, कम मिल रहा है। चलिए बच्चे, तो 20 से कितना हो गया, अभी ये 18 हो गया हमारे पास। तो अब आपने मींस ये कहां गया, एक्चुअल में ये करंट कहां गया, मींस इस बैटरी ने जो ये सेल है इसने क्या किया, इसके ईएमएफ को मतलब कम कर दिया। ठीक है, कैसे कम किया, कितना, इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप देखेंगे हम कितना आएगा। जैसे मान लिया इस सर्किट में, पूरे सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है बेटा, 18 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, 18 एम्पियर करंट इसमें से फ्लो हो रहा है। तो यहां पे इसके अक्रॉस अगर आप देखोगे पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, तो मैं यहां लिख रहा हूं कि ये हमारे पास 2 है वोल्ट और ये 1 ओम है। तो यहां से यहां तक का पोटेंशियल ड्रॉप अब देखो कितना हो जाएगा। मींस ये 2 वोल्ट का ईएमएफ था इसके पास, है ना, तो अब देखना कितना हो जाएगा। तो क्या होगा कि इसमें से 18 एम्पियर करंट फ्लो होगा, यहां से भी कितना होगा बेटा, 18 एम्पियर करंट फ्लो होगा। ये VA मान लिया, ये पोटेंशियल एट B मान लिया यहाँ पे। तो इस सेल के अक्रॉस ईएमएफ चेक कर रहे हैं, इसके अक्रॉस के, इस सेल के अक्रॉस हम पोटेंशियल ड्रॉप चेक कर रहे हैं। तो VA माइनस VB हमें कैलकुलेट करना है। तो VA है, ये क्या आएगा, माइनस से प्लस हुआ है, तो VA +2 लिख दिया हमने, VA +2 लिख दिया। अब कितना हो गया बेटा, यहाँ पे प्लस था, ये क्या हुआ माइनस का, मींस क्योंकि हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में गया तो पोटेंशियल क्या हुआ, ड्रॉप हुआ है। तो इसका मतलब यहाँ माइनस I × R कितना हो गया, 18 इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा, यहाँ पे VB हो गया। तो VA माइनस VB की वैल्यू कितनी आ गई, इज इक्वल टू 16 आ गई। मींस पहले पोटेंशियल ड्रॉप इसके अक्रॉस 2 वोल्ट था, अब कितना हो गया बेटा, 16 वोल्ट हो गया। तो कहां से लेके आई ये, इसने इसके जो पोटेंशियल ड्रॉप था उसको क्या कर दिया, कम कर दिया। ठीक है, तो ये क्या कर रही है, हमें करंट देने की बजाय इसके ईएमएफ को क्या कर रही है बेटा, खाए जा रही है, इसको फिनिश कर रही है, इस सेल को ये क्या कर रही है, फिनिश कर रही है। क्लियर बच्चे? तो इस टाइप से जो भी कनेक्शन हो वो हमारे लिए कैसे होंगे, अगर कंपेरेबल है ईएमएफ तो हमारे लिए बेनिफिशियल होगी, अदरवाइज ये क्या कर सकती है, लॉस भी कर सकती है। क्लियर बच्चे? तो नेक्स्ट लेक्चर में सेल इन पैरेलल स्टडी करेंगे। थैंक यू बच्चे।